अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है अवतार एपिसोड नंबर 12। तालाब पर बहुत से हिंदुस्तानी जोड़े भी थे और उनमें उनकी बीवियां ऐसी हालत में थी जैसा कि सुरीता और गैर मुल्की औरतें थीं। गैर मुल्की मर्द और औरतें जब मर्दों को अपनी तरफ मतवज्जा पाती हैं तो वो बहुत खुश होती हैं कि मर्द उनकी तरफ देखने पर मजबूर हैं कि वो किस कदर पुरकशिश हैं। अजीत के जो साथी थे उनमें बहुत सारे पेशावर बदमाश और कातिल थे। उसकी वजह ये थी कि उसका गुरूह जुराइम पेशा था और उसमें शरीफ आदमी होने से रहा। उनमें से दो एक बदमाशों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता था, जबकि वो मुझसे नावाकिफ थे। उनमें मुझे एक ऐसा शख्स दिखाई दिया जो दुश्मनों की रगों में लहू मंजमद कर दे। वो बेहद दराज कद था, इम्तियाज बच्चन से भी निकलता हुआ कद था और वो दिन में अपने कद और डैल डोल की वजह से नुमाया नजर आता था। उसका नाम राजा था, जिससे मेरी दो एक मरतबा मिड भीड़ हो चुकी थी। उसने मुझे देखा तो दोस्ताना अंदाज से हाथ हिलाया। मेरे हाथ हिलाने पर वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। आपने मुझे बताया नहीं कि मैं किस लिए आपको तालाब में ज़ोरदार धक्का दूं? सुरीता ने दरियाफ़त किया। जल्दी से बताएं। मेरा एक दरीना दोस्त मुझसे मिलने आ रहा है, पहले मैं उससे बात कर लूं। मैंने जवाब दिया, और फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि किस लिए। मेरे अंदाजे के मुताबिक राजा का कद 6 फुट से ज़्यादा ही होगा और वैसे वो अपने डैल डोल की वजह से इंतहाई लंबा दिखाई ना देता था जितना था, और उसका जिस्म भैंसे की तरह तनुमंद भी था। उसके अज़ा बहुत मजबूत और पत्थर की तरह सख्त थे। वो चल रहा था तो ज़मीन हिल सी रही थी। तालाब पर जो लड़कियां थीं उसे देखकर मैनी खेज अंदाज से मुस्कुरा रही थी। ओहो देवा कुमार, अरे यार तुम, वो खुश दिली से बोला और उसने फौलादी पंजा मुसाफे के लिए मेरी तरफ बढ़ाया। देखो दोस्त, मेरे साथ अजीत वाली हरकत मत करना, मैंने कहा, क्योंकि मुझे अपने बाजुओं की अशद ज़रूरत है। मेरी बात सुनकर उसने एक बड़े ज़ोर का कहका बुलंद किया, फिर हंसने लगा। हाथ मिलाने के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, उस गधे को क्या मालूम कि तुम जूडो कराटे में जो महारत रखते हो वो बहुत कम लोग रखते हैं। तुम ग्रीन, ब्लैक और ब्लू बेल्ट हासिल कर चुके हो। महाराष्ट्र में तुमने जूडो कराटे के सालाना मुकाबलों में जो हिस्सा लिया था उसमें 2 मरतबा पहला इनाम हासिल कर चुके हो। उसके इल्म में यह बात होती तो वह तुमसे उलझता नहीं। तुमने उसका घमंड पानी पानी कर दिया। अच्छा किया दोस्त। और फिर उसे सुरीता की मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसकी तरफ देखकर कहा, हेलो सुरीता, कैसी हो? ठीक तो हो ना? हाँ राजा, सुरीता ने उस अंदाज से जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो? और बहुत दिन बाद देख रही हूँ। वो खुद ही उलझा था। मैंने कहा, मुझे अफसोस है कि मुझे जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। मेरे लिए उसके सिवा चारा भी तो नहीं था। बहुत अच्छा किया। राजा ने फिर एक कहके का बम फिजा में छोड़ दिया। अच्छा ये बताओ भाई, तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? खैरियत तो है ना? खैरियत है। मैं यहाँ तफरीह की गर्ज से आया हूँ, पुरानी यादें ताज़े करना आया हूँ। ठीक किया ना मैंने? अजीत का भी कहना यही है कि वो भी तफरीह के लिए आया हुआ है। राजा ने कहा, शायद इल्म है कि अजीत रोज़ी कैसे हासिल करता है। देवा कुमार, राजा एकदम संजीदा हो गया। उसने किन अखियों से अजीत और उसके साथियों की तरफ देखा, वो हमारी तरफ मतवज्जा ना थे। और फिर उसने मेरे करीब आकर सरगोशी में आहिस्ता से कहा, यहाँ पर यह सवाल किसी से नहीं करना कि वो चेन्नई किस लिए आया है। यहाँ सभी तफरीह करने की गर्ज से आते हैं। किसी की आमद के बारे में सोचने से, फिक्र करने से सेहत मुतासर हो सकती है। मुझे तुम्हारी इस बात से इत्तेफाक है राजा, मैंने ममनूनियत से कहा। तुम्हारे इस दोस्ताना और मुखलसाना मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अब मुझे इजाज़त दो देवा। उसने बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया और दूसरे हाथ से मेरे हाथ की पुश्त थपथपाई। तुम्हें देखा तो तुमसे मिलने चला आया। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मेरे दिल में तुम्हारी बड़ी कदर है। कोई काम हो तो मैं हाजिर हूँ। राजा मुखालफ सिमत बढ़ गया। जब मैंने सुरीता की तरफ देखा तो वह बहुत परेशान लगी। मैंने उसे दिलासा देते हुए पूछा, सुरीता,
तुम किसी बात की फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी हर कीमत पर मदद करूंगा। लेकिन ये बताओ कि उसने तुम्हें कैसे फांस लिया? इसलिए कि तुम एक होशियार और समझदार लड़की हो, अच्छे बुरे की तमीज़ रखती हो। तुम्हारा उसके जाल में फंसना मेरे लिए ताज्जुब खेज है। तुम बदकिस्मती समझ लो, मैं और क्या कहूँ। मैं खुद भी पछताती हूँ, लेकिन उससे क्या होता है, वो अफसुर्दगी से बोली। सुनीता ने मेरे इसरार पर अपनी जो कहानी सुनाई थी वो ये थी। मैं बम्बई में सांता क्रूज के कॉफ़ी हाउस में वेटरस थी, सारनिया कॉफ़ी हाउस, और तुम उसके बारे में जानते होगे, वो बहुत मशहूर है। उसकी जैसी काफ़ी किसी रेस्टोरेंट, किसी होटल और कॉफ़ी हाउस में नहीं मिलती। सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक कॉफ़ी के शौकीन का तांता अब भी वहाँ बंधा रहता है। वहाँ अक्सर फिल्मी सितारों के अलावा हर किस्म के लोग आते हैं। कॉफ़ी का मालिक हमें जो मखसूस लिबास देता था, उसमें वेट्रेस ना सिर्फ बहुत खूबसूरत नज़र आती थी, बल्कि उनके जिस्मानी नशीब फराज की नुमाइश होती थी, और ये उसका नफसियाती हरबा था। भड़कीले लिबास में शादाब बदन और उसका गुदाज क़यामत डाता था। काफ़ी पीने वाले ना सिर्फ काफ़ी बल्कि उनके सरापा और क़यामतों से भी लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। राजा अजीत को पहली बार वहाँ ले आया था। राजा अक्सर आता रहता था, और वो जिस मेज़ पर बैठा था, मैंने वहाँ काफ़ी सिर्फ की थी। मुझे अजीत के बारे में कुछ नहीं मालूम था। दूसरे दिन जब मैं अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर जाने के लिए, जीत अपनी शानदार गाड़ी लिए मौजूद था और मेरा इंतज़ार कर रहा था। वो मुझे डिनर पर ले गया और अपने आप को बिजनेसमैन ज़ाहिर किया। दूसरे दिन मुझे अपने फ्लैट पर ले गया और वहाँ उसने मुझसे मोहब्बत का ढोंग रिचाया, और फिर हम दोनों जज्बात की रो में बह गए। फिर उसने सब्ज़ बाग दिखाकर मुझसे शादी कर ली और हनीमून मनाने शिमला ले गया। 10 दिन बाद वापसी हुई। मुंबई से चेन्नई आई तो मुझे मालूम हुआ कि अजीत माफिया है। उसकी असलियत ज़ाहिर हुई, और जब उसने अपने गिरोह के आदमियों से मिलाया, उसी रोज़ मैंने अजीत को लान तान किया कि उसने जराइम पेशा होते हुए एक शरीफ लड़की से शादी क्यों की, और मुझे फांसने की ज़रूरत क्या थी। पहले तो उसने मुझसे कहा कि कॉफ़ी हाउस या होटलों में जो वेट्रेस होती हैं वो कौन सा सावित्री होती हैं, आबरू बाख्ता होती हैं। तुम्हारी ज़िंदगी में ना जाने कितने मर्द आ चुके होंगे। मैंने उसकी किरदार कशी पर सख्त एहतजाज किया, और मुझे आबरू बाख्ता समझता है तो तलाक दे दे। इस पर वो बहुत बरहम और मुश्तिल हो गया, और फिर उसने मुझे धंग करके रख दिया, और फिर उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने फ़रार होने की कोशिश की तो मुझे कत्ल कर देगा। और उसी रोज़ मेरी कड़ी निगरानी की जा रही है, क्योंकि मैं उसकी असलियत से वाकिफ़ हो चुकी हूँ। सुनीता ने अपनी बिपता सुनाने के बाद अजीत की सरगर्मियों के बारे में जो कुछ बताया था, वो मेरे लिए अहम और मुफीद साबित हो सकता था। मैं जिस मुजरम के ताक़ब में यहाँ आया था, उसे किसी ने कत्ल कर दिया था, और उसकी लाश 2 दिन कबल बरामद की गई थी। उसके सर में गोली मार दी गई। वो न सिर्फ स्मगलर था बल्कि ब्लैक मेलर भी। वो अपने हलके में मोटा के नाम से मशहूर था, और उसकी मौत ने मेरी महम को मुश्किल बना दिया था। जिस VIP ने मेरी खिदमत हासिल की थी, वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था, और उसके पास मेरे मौक्किल की ऐसी तस्वीरें हैं जो उसका सारा सियासी कैरियर ख़त्म कर सकती थीं। मेरे मौक्किल ने 13 बरस की लड़कियों के साथ जो रातें काली की थी, वो उस ब्लैकमेलर के पास थी, और उससे हर कीमत तस्वीरें और उनके नेगेटिव हासिल करना थे। वो तस्वीरें इस कातिल के पास हो सकती थीं। सुनीता, मैंने उससे कहा, तुम्हारा मरदूद पति मुझसे बातें करते देखकर मुश्तिल हो रहा है, और मैंने जो उसकी जो बेइज्जती की है, उसकी तलाफ़ी यूँ हो सकती है कि मेरे 2 एक हाथ जड़ के मुझे तालाब में धक्का दे दो। तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी हदायत पर अमल करूंगी। सुनीता बोली, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि तुम्हारे कहने पर यह हरकत करूंगी। तुम ठीक कहते हो। वो जारहाना अंदाज से खड़ी हुई, और तो उसका बदन शाख गुल की तरह लचक गया। शादाबियाँ और हशर सामानियाँ और बेहजाब हो गईं। मैंने किन अखियों से देख लिया था कि अजीत और उसके साथी हमारी तरफ मतवज्जा हैं। फिर मैंने उससे कहा कि सुनीता, शुभ काम में देर मत करो, मेरे और करीब आओ। मैं तुम्हें बाजुओं में लेने की कोशिश करूं तो एक थप्पड़ रसीद करके तालाब की नज़र कर दो। ना जाने क्यों मेरा दिल तुम पर हाथ उठाने को नहीं कर रहा। उसे तामल सा हो रहा था। जी चाह रहा था कि तुम्हारे गले में बाहें डालकर तुम्हारे होंठों पर अपने प्यासे लब रख दूं,
मैं गुस्से की हालत में अभी तुम्हें थप्पड़ रसीद नहीं कर सकती, कोई और तदबीर सोचो। वैसे मुझे लड़कियों और औरतों को मुश्तिल करना आता है, लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं होगी। तुम्हारे कहने पर तुम्हें गुस्सा दिला रहा हूँ और मैं जो हरकत करूँगा उसके लिए पेशगी माजरत कबूल करो। फिर मैंने सरिता के साथ जो कुछ किया उसे दायरा तहरीर में नहीं लाया जा सकता। पहले तो वो भोंचकी सी हो गई और उसके बाद चंद लम्हों तक इस तरह सकता तारी रहा जैसे कोई बिजली आ गिरी हो, और फिर वो शर्म से सुर्ख हो गई। फिर उसने मेरे गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया और जिसकी बाज गश्त पटाखे की तरह दूर दूर तक सुनाई दी होगी। मेरी पुश्त तालाब की तरफ थी और मैं तालाब में जा गिरा। तालाब में गिरने के बाद दूसरे किनारे की तरफ बढ़ गया और उधर हसीनाओं का झुरमुट था जो भीगा हुआ अजीब बहार दे रहा था। उस वक़्त फ़िज़ा अजीत के साथियों के बेहंगम कहकों से गूंजने लगी। औरत कितनी बड़ी अदाकारा होती है। सरिता की अदाकारी पर मैं अश अश कर उठा था, क्योंकि वो हंसी से दोहरी हो रही थी और वह अजीत के पास जा खड़ी हुई। अजीत के बाजू हल्के में उसके नादक मरमरी और उड़ियाँ कम सरक सी रही थी और अजीत बहुत खुश हो गया था। उसने अपनी खुशी का इजहार सरिता के उस हाथ की पुश्त को चूम कर किया था जिसने उससे मेरे गाल पर थप्पड़ रसीद किया था, और वो सब वहाँ से चले गए। मैंने जाने में जल्दी नहीं की और थोड़ी देर बाद तालाब से बाहर आ गया, और फिर मैंने होटल की तरफ जाते हुए अच्छी तरह से देखा और इत्मीनान कर लिया कि कोई मेरे ताक़ब में तो नहीं। वो इसलिए कि कोई आया तो उसका वालहाना अंदाज से इस्तकबाल कर सकूं। मैं जिस होटल में क़याम पज़ीर था, और ये तमिलनाडु का सबसे खूबसूरत होटल कहा जाए तो गलत ना होगा। बंदरगाह पर उस लिए ये होटल बनाया गया था कि वो जगह हर लिहाज से मुनासिब और मौजूद थी। ये होटल चेन्नई की साहली पहाड़ियों के बीचों बीच एक इंतहाई पुरफ़िज़ा मकाम पर वाक़या है। होटल की बड़ी और पुरशिकवा इमारत के अलावा उससे मुल्हक़ा बहुत सारी कोठियाँ, कॉटेज और बंगले हैं जो फ़नी तामीर का आला नमूना है। मैंने जो कमरा लिया हुआ था वो 103 नंबर था। मैं नहाने के लिए जितने वक़्त अपना कमरा गैर इरादी तौर पर मुकफ़ल नहीं किया था, शायद इसलिए भी कि मेरा सारा ध्यान किसी और जानब था। मेरे कमरे की चाबी बोर्ड पर लटक रही थी। मैं उसे लिए बगैर लिफ्ट में सवार हुआ। एक गैर मुल्की स्याह जोड़ा लिफ्ट में हम आगोश्त दुनिया माफिया से बेनियाज था। ये मियाँ बीवी ना थे और ना दोस्त और ना ही एक शहर के। सफ़र के दौरान हवाई जहाज़ में उनकी मुलाकात हुई। दोनों हिंदुस्तान की सियाहत पर निकले थे, गैर कानूनी हनीमून मना रहे थे, और मैंने उन्हें तालाब पर भी देखा था। वो उसी हालत में थे। मैं तीसरी मंजिल पर उतरकर अपने कमरे में आ गया। मैंने गीले कपड़े उतारकर स्लीपिंग गाउन पहना, लॉन्ड्री वाले बॉय को बुलाकर दिया और फिर बिस्तर पर दराज हो गया। मैं बड़ी बदतमीज़ी से अपने केस के बारे में सोचने लगा। सारी कड़ियाँ एक एक करके जहन में चली आ रही थी। मेरे मुवक्किल ने मुझे जिस महम पर भेजा था उसे सर करने की सूरत में 10 लाख की रकम मिलने वाली थी। पेशगी 2 लाख की रकम मिल चुकी थी। कोई और होता तो इतनी बड़ी रकम ना देता। इज़्ज़त का सवाल था। इज़्ज़तदारों को अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी होती है। इलेक्शन बहुत करीब थे और अगर मैं उसके मुखालफ उम्मीदवार से सौदा करता तो वह मुझे 50 लाख तक दे सकता था, लेकिन मैं धोखेबाज ना था। मैं सोचते सोचते गहरी नींद के आगोश में चला गया। नींद में मैंने सरिता को देखा। उसका सपना दिखाई देता रहा था। बेदार हुआ तो ख्याल आया कि सोचो कि दुनिया में गुम होने के बाद स्लीपिंग गौर में ही हो गया था, और घड़ी में वक़्त देखा तो 7 बज चुके थे। गहरी नींद के बायस ना सिर्फ मेरी थकन दूर हो चुकी थी बल्कि मैं ताज़ा दम हो चुका था। मैंने बिस्तर से निकलकर लिबास निकाल कर पहना। चूँकि मेरे पास वक़्त गुजारी के लिए कुछ ना था, मैंने टीवी ऑन किया। प्रोग्राम पसंद न आया तो बेमकसद निकल आया। मैं जिस कमरे में मुकीम था उसे मोटा ने बुक कराया हुआ था और उसका नाम रघुनाथ था, लेकिन उसकी मौत की खबर सुनते ही मैंने डेस्क गर्ल को 100 रुपये की रिश्वत देकर उसे ले लिया था। रघुनाथ ने यह कमरा सरी संत के फर्जी नाम से बुक कराया हुआ था, मगर मैंने ये कमरा अपने ही नाम से लिया था। मेरे मुवक्किल को मोटा ही ब्लैकमेल कर रहा था और उसके पास जो तस्वीरें और नेगेटिव्स थे वो उनकी मदद से हर किस्म के मुतालबात मनवा सकता था, और उसके पास अहम दस्तावेज़ात भी थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो एक ख़ास साथी को एक सरकारी महकमा में एक अहम ओहदा दिलाना चाहता था और उन दस्तावेज़ात के अंदर
फ़ोटो स्टेट, टेप रिकॉर्डर, रिलीज़ और कुछ तस्वीरें भी थीं। उन मेरे मक्कल की निजी ज़िंदगी के घनौनी किरदार का सबूत था और उससे ये भी ज़ाहिर होता था कि वो किसी ज़माने में चीनी हुकूमत के लिए काम करता था। उन दस्तावेज़ात में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक दस्तावेज़ वो थी जिससे ज़ाहिर होता था कि अमेरिकी हुकूमत किसी ख़ास मुल्क के ख़िलाफ़ जरासीमी जंग शुरू करने वाली थी। ये सब कुछ एक छोटे से बक्स में था जो मोटा के पास मौजूद था। दरअसल मैंने एक मंसूबे के तहत ही रिश्वत देकर मोटा का कमरा हासिल किया था, क्योंकि इस तरह मेरा मोटा के मिलने वालों से मेरा राब्ता कायम हो सकता था और फिर ये बात भी मेरे इल्म में आ सकती थी कि मोटा की मौत के बाद ये दस्तावेज़ात किसके हाथों में पहुंच चुकी है और उससे हर कीमत पर दस्तावेज़ात को हासिल करना था। उसे हासिल करने के बाद मेरे पास दो रास्ते रह जाते थे। एक तो उन दस्तावेज़ात को हासिल करने के बाद फ़ौरन ही ज़ाया कर दूं और उसमें बिल्कुल भी देर ना करूं, क्योंकि किसी वजह से ये दस्तावेज़ात किसी और के गुस्से में चली गई तो फिर मेरी मेहनत का क्या फ़ायदा। किसी और के हाथ लगने से क़यामत आ सकती थी, इसलिए इस मौका को ना आने देना था। दूसरी सूरत ये थी कि मैं उसे मुवक्किल तक पहुंचा दूं। वो जाने और उसका काम। मेरा मुवक्किल चीनी हुकूमत का भी अलाकार था और अमेरिकी हुकूमत का भी। मैं नहीं चाहता था कि इतने बड़े फड्डे में पड़ जाऊं, 10 लाख की रकम लेकर ऐश करूं। मैं इस ख्याल से होटल ही में रहा था कि मोटा का कोई मुलाकाती आ जाए। मोटा के पूरे इसरार कत्ल को अभी तक ज़ाहिर नहीं किया गया था, इसलिए इस बात का इम्कान था कि कोई ना कोई उससे मिलने आएगा और रात 10 बजे तक एक मुलाकाती भी ना आया था। मोटा इतना लंबा सफ़र करके यहाँ नहीं आ सकता था और ना ही इस कदर आला किस्म के होटल में ठहर सकता था। बहरहाल मुझे मायूस होने की ज़रूरत भी ना थी। रात 11 बजे मैं शब ख्वाबी का लिबास पहनकर बिस्तर पर दराज हो जाने वाला था कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं खुश हो गया, चलो कोई आया तो सही। मैंने दरवाज़ा खोला। एक अमेरिकी जवान लड़की शब ख्वाबी के लिबास में खड़ी थी और उसके हाथ में एक बर्फ़ से भरी बाल्टी थी और उसमें एक बोतल थी। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। मेरे जवाब देने से पहले ही वो अंदर आ गई और उसने लात मार कर दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर वो मेज़ की तरफ बढ़ी। मैंने उसे पहचान लिया। ये वही लड़की थी जिसे मैंने लिफ्ट में अपने दोस्त के साथ हम आगोश देखा था और उसे 2 दिन से देख रहा था। उसने अंत सहपहर मेरे समाने वाला कमरा ले लिया था और उसमें 2 दिन से उस अमेरिकी दोस्त के साथ देख रहा था। मैं इसलिए आई हूँ कि आज की रात तुम्हारे साथ गुजार सकूँ। वो बोली, तुम अकेले ठहरे हुए हो, क्या ख्याल है मेरे दोस्त? ख्याल तो बहुत अच्छा है और मुझे इसकी तवक्का नहीं थी कि तुम मेरे साथ रात गुजारने आओगी। तुम्हारा दोस्त कहाँ है? मैंने पूछा। दरअसल मैं तुम्हारे साथ रात गुजारने इसलिए आई हूँ कि आज तक किसी हिंदुस्तानी के साथ रात गुजारने का इत्तेफाक नहीं हुआ। वो कहने लगी, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे मर्द आए और जिनके साथ मैंने वक्त गुजारा, फ्रेंच, ब्रिटिश, अरब, यूनान, अतालवी के साथ मैं सिर्फ एक रात रह सकी। उन्हें लड़के बहुत पसंद हैं। अभी तक किसी हिंदुस्तानी मर्द से साबका नहीं पड़ा। मैंने सुना है कि हिंदुस्तानी मर्द बहुत अच्छे और औरत के बड़े दीवाने होते हैं। मैं इस बात का तजर्बा करना चाहती हूँ। हम अमेरिकी ज़िंदगी के हर शोबे में बहुत तजर्बे करते हैं। गो कि हम बड़े तहजीब याफ्ता हैं, मुहज़्ज़ब हैं और हमने जो तरक्की की है वो मिसाल है कि दुनिया की किसी फिल्म ने नहीं की। दुनिया का कोई मुल्क हमसे आगे है और ना हमारी बराबरी कर सकता है। इस तरह जिनसी तजर्बात भी होते हैं, इसलिए अज़दवाजी ज़िंदगी हमारी कामयाब नहीं रहती। और हमने अपनी माँ से पूछा था कि मैं सब जगह यानी अमेरिका और यूरोप को छोड़कर वलायत में माँ का नाम क्यों होता है जबकि बाकी ममालिक में बाप का नाम होता है। मेरी माँ ने बताया कि वो इसलिए औरत की ज़िंदगी में बहुत मर्द आते रहते हैं, शादी के बाद भी। मैं बता नहीं सकती कि तुम्हारा बाप कौन है। मैं अपने बाप के बारे में भी नहीं जानती हूँ और इस वक्त जो तुम्हारा सौतीला बाप है वो तीसरा है। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूँ कि सौतीला भाई और दूसरा सौतीला बाप जो मेरी माँ से मैं उम्र में 7 बरस छोटा था, मेरी ज़िंदगी में आ चुका है। हमने तजर्बा किया, एक आज़ाद मुआशरे में तजर्बा किया। इसमें बुराई क्या है, हर्ज क्या है? हमारा जिस्म हमारी मलकियत है, हम जिसे चाहे पेश कर दें। हज़ारों साल कबल जब इंसानियत को तहज़ीब ने नहीं छुआ था तब भी ऐसा ही होता था। आज जब कि तहज़ीब और इंसानियत है, हम हज़ारों साल पहले की तरह हैं।
हमारा ये ख्याल है कि मर्द और औरत एक दूसरे की तफरीह हैं। जवानी और शबाब 4 दिन की चांदनी है, क्यों ना उससे लुत्फ़ उठाया जाए। इसलिए हमारे मुआशरे में मर्द और औरत को हम जिन्स परस्ती की इजाज़त है। मर्द मर्द से शादी करते हैं। अरबों में 4-4 शादियों की इजाज़त है, हमारे यहाँ सिर्फ एक शादी की। शादीशुदा औरत 4-4 मर्दों से ताल्लुकात रखती है और इस तरह एक मर्द भी। उसकी इजाज़त है कि शादी की नहीं। आई एम सॉरी, हम क्या बातें ले बैठे। तुमने अपनी कौम के बारे में जो बताया है वो सारी दुनिया जानती है। मैंने कहा कि शायद इसलिए तुम्हारे यहाँ नाजायज़ बच्चे होते हैं, माँ की वलादियत की वजह से उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है। तुम्हारे यहाँ जिनसी तसव्वुर बहुत आगे है। हाँ, तो हम तुम्हारा दोस्त कहाँ है? मेरा दोस्त, उसे एक हिंदुस्तानी औरत पसंद आ गई जो उसकी उम्र में 10 बरस बड़ी है। उसने जवाब दिया, वो एक मालदार और बहुत ही पुरकशिश औरत है। वो उसे अपने घर ले गई है। मेरे दोस्त की ज़िंदगी में अब तक कोई हिंदुस्तानी औरत नहीं आई, इसलिए वो उसके साथ चला गया ताकि तजर्बा कर सके। हम बातें तो दिन में भी कर सकते हैं, रात ऐसी बातों के लिए नहीं होती। अमेरिका और यूरोप का माशरा और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं रहा था। उस लड़की का नाम एथरा था और वो अब क्या म्यान होते ही औरत कली से फूल बन चुकी थी। और उसने बताया कि हमारे यहाँ हर किस्म की तफरीहात मौजूद हैं। उसके दोस्त में अब वो कोई कशिश महसूस नहीं कर रही, क्योंकि उन्होंने सियाहत में 1.5 महीना साथ गुजारा है। अब वो किसी नए हमसफ़र की तलाश में है। एक अमेरिकी बिजनेसमैन उस होटल में ठहरा हुआ है और उसकी उम्र 70 बरस की है। वो अकेला है। कल वो उसके डिनर लेगी और आज की रात वो एक हिंदुस्तानी औरत के साथ मसरूफ़ है। ये औरत सुना है कि मॉडल गर्ल है। $5000 में वो 3 रातें नज़र कर रही है। आज तीसरी रात है। तुमने एक 70 बरस के बूढ़े शख्स से दोस्ती कर ली। मैंने कहा, जबकि तुम बेहद हसीन और नौजवान हो। तुम्हारी उम्र 20 बरस की है और तुम्हें तो कोई जवान हम सफ़र मिल सकता है। एक बूढ़े से दोस्ती तुमने क्यों की? ये बात मेरी समझ से बालातर है। मैं हैरान भी हूँ। एक बात तो ये है कि वो बेहद मालदार है और मेरे पास भी दौलत बहुत है। वो कहने लगी कि मालदार घराने की हूँ, मेरी जायदाद है और जिससे माहाना आमदनी $20,000 है। मेरा बैंक बैलेंस $7 लाख है। मैं $1 लाख लेकर निकली हूँ। मेरे सफ़र के तमाम अखराजात अब तक मेरा दोस्त उठाता आया था, अब ये बिजनेसमैन दोस्त उठाएगा। उसने मुझसे वादा किया है कि वह मुझे अपने खर्च पर सारे हिंदुस्तान की सियाहत करा देगा। मुझे और क्या चाहिए? ये सफ़र यादगार बन जाएगा। तुम बहुत खुशकिस्मत हो। मैंने कहा, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ? मैं वाकई खुशकिस्मत हूँ, वो बोली। मैंने तुम्हारी एक बात का जवाब नहीं दिया कि मैंने उस बूढ़े बिजनेसमैन को क्यों फांसा। बूढ़े बड़े कदरदान होते हैं और उनके मजाज में ठहराव और बुर्दबारी होते हैं। वो बड़े नाज नखरे उठाते हैं। हमारे यहाँ ऐसी शादियाँ आम हैं। नौजवान और हसीन लड़कियाँ अपनी मर्जी और खुशी से मुस्तकबिल बनाने के लिए बूढ़ों को तलाश करती हैं। हमारे यहाँ इस बात की कानूनी इजाज़त है। हम बगैर शादी के भी रहें, शादी के बगैर रह जाते हैं और बच्चे भी हो जाते हैं और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जवान लड़के भी 60, 70 और 80 वर्ष की मालदार और बूढ़ी औरतों से शादी कर लेते हैं। मेरे हमसफ़र दोस्त ने 81 वर्ष की एक बूढ़ी औरत से शादी की। 3 वर्ष उसने बेहतरीन अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारी और उससे बेपनाह मोहब्बत की। हर तरह से ख्याल रखा, खुश किया, कभी किसी बात से इनकार नहीं किया और ना बुरा माना। वो मरी तो अपने तरके में उसे $20 लाख और $80 लाख का फ्लैट मिला। मेरा हमसफ़र दोस्त ये दौलत पाने के बाद दुनिया की सियाहत पर निकला और हिंदुस्तान आया। सारी रात हम दोनों ने जाकर और मैं नोशी करके गुजारी। कुआं प्यासे के पास आ गया था और उसकी मिसाल बहती गंगा जैसी थी। एथर बस्ती के लिए बेहतरीन लड़की थी और उसने मुझे हर तरह से खुश किया। मैं एक बात सोचे बगैर नहीं रह सका कि उनमें मर्द और औरत में कोई तमीज़ नहीं रही। पूरे हैवान बन गए हैं। शायद इसलिए एड्स की बीमारी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिका और यूरोप में है। हम दोनों दोपहर तक गहरी नींद सोते रहे क्योंकि पो फटने के बाद सोए थे और मैंने अपने कमरे के दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का कार्ड लगाया हुआ था। बेदार होकर वह अपने कमरे में सोने के लिए चली गई क्योंकि वह थकन से चूर हो रही थी, बेहद नडाल थी। नींद का गलबा भी था। शराब ने उस पर गहरा असर किया था। वैसे उसने जो रफ़ाकत दी थी वो कभी भूलने वाली नहीं थी।
मैंने नीचे आकर सैंडविचेज और कॉफ़ी ली। फिर डेस्क गर्ल से दरियाफ्त किया कि किसी ने मेरे कमरे पर रब्ता तो नहीं किया, और उसका जवाब नफ़ी में था। डेस्क गर्ल मद्रासन थी और उसका रंग गहरा सांवला था। चेहरे पर बड़ा नमक और जिस्म में बड़ी कशिश थी। मैंने उसे 100 रुपये देकर कमरा लिया और फिर उसे 100 रुपये दिए थे कि किसी ने रब्ता किया तो मुझसे फ़ौरन ही रब्ता करा दिया जाए। मैं लॉबी में बैठ गया। लंच के बाद मैं उस लड़की से दरियाफ्त किया तो जवाब नफ़ी में था। मैंने 2-3 घंटे इंतज़ार की अजियत में काटे। मैं हैरान था कि कोई लोटा से मिलने क्यों नहीं आया। टेलीफोन इसलिए नहीं आया कि मुलाकाती मोहताज थे, वो कोई ख़तरा मोल लेना नहीं चाहते थे। लॉबी में बड़ी रौनक थी और आंखें सेकने के लिए बहुत कुछ था, और उसके बावजूद मैं बोर होता रहा था। मैंने लॉबी में कुछ पेशावर किस्म के बदमाशों को देखा और उसमें मकंड सवामी भी था। मैंने 2 बरस पहले उस पर एहसान किया था। वह यह था कि दूसरे गिरोह के बदमाशों ने उसे घेर लिया था और उसकी धुनाई कर रहे थे, और अगर मैं उसकी मदद को ना पहुंचता तो वो उसे जान से मार देते। मैं उसे बेहोशी की हालत में हस्पताल ले गया। वो बुरी तरह ज़ख्मी हो चुका था। वो 2-3 दिन तक हस्पताल में ज़ैर इलाज रहा। मैंने तमाम अखराजात बर्दाश्त किए, और जब वो हस्पताल से डिस्चार्ज हुआ तो मैंने उसे 1000 रुपये दिए थे। मैं उसके घर भी गया, और उसकी बीवी नौजवान और कबूल सूरत की लेकिन पुरकशिश औरत थी। उनकी एक 5 वर्ष की बेटी भी थी, और मैंने उसे कहा भी था कि वह अपनी बीवी और बच्ची की खातिर ये पेशा छोड़ दे। अगर उसे छोटे मोटे कारोबार के लिए रकम की ज़रूरत हो तो मैं दे सकता हूँ। उसने मुझसे कहा था कि किसी भी जुर्म पेशा गिरोह में शामिल होना मुश्किल नहीं, लेकिन उससे निकलना मुश्किल है। वो खुद भी कोई ऐसी तदबीर सोच रहा है कि सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। वो उस गिरोह से निकल जाएगा, लेकिन उसमें वक्त लग सकता है, और उसके पास इतनी रकम है कि वो कोई कारोबार कर सके। गिरोह से दुश्मनी मोल लेने पर उसकी बीवी बच्ची की खैर ना होगी। मकंड सवामी के अंदर एक आदमी छुपा हुआ था। वो एक मसाली इंसान था। उसकी बीवी एक होटल में वेटरस थी। एक रोज़ वो होटल से ड्यूटी देकर निकली और बस स्टॉप की तरफ वीरानी रास्ते से जा रही थी कि 3 बदमाशों ने उसे अगवा कर लिया और उसे 3 दिन तक रखा, और उसकी बेहरमती करने के बाद उसे बेहोशी की हालत में उस जगह डाल गए जहां से अगवा किया था। वो लड़की को घर ले आया। वो बेसहारा थी और उसकी रिश्तेदार बहन के यहाँ रह रही थी, और उसका बहनोई तन्हाई में उसे फ़ायदा उठाता था। वो मजबूर थी कि अपनी बहनोई की हर बात माने। उसने कभी अपनी बहन से शिकायत नहीं की थी, और उसने अपने बारे में सब कुछ सचमुच बता दिया था। मकंड सवामी ने उसे सहारा दिया और शादी कर ली उसकी मर्जी, और वो एक बहुत अच्छी बीवी साबित हुई थी, और उनकी अज़दवाजगी ज़िंदगी खुशगवार थी। इसलिए मकंड सवामी मेरी बड़ी इज्जत और कदर करता था। किसी आफत पड़ने पर वो मेरी हर कीमत पर मदद कर सकता था। वो एहसान फरामोश ना था। उसने मुझे नहीं देखा था, देखता तो उछल कर चला आता, और मैंने उस वक़्त मिलना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए कि वह शायद अपने किसी काम से आया हुआ था, और उस वक़्त मुझे उससे कोई काम भी नहीं था। ताहम अभी तक वो इस गिरोह में शामिल था। मैं बेजार होकर अतका चला आया ताकि यकसोई से कुछ सोच सकूं। मैं बिस्तर पर दराज होकर ख्यालात के बनूर में चकराने लगा। तरह तरह के ख्याल चले आ रहे थे। मैं गोना गूं सोचों में गर्क था कि दरवाज़ा बड़ी आहिस्तगी और गैर महसूस अंदाज से खुला तो मैं चौंक गया। मैं उसे अंदर से बंद करना भूल गया था। दूसरे लम्हे मेरी नज़रों के सामने होटल का एक वेटर खड़ा हुआ था, और उसकी शक्ल ऐसी थी कि कोई उसे पहली बार देखे तो उसके सारे जिस्म पर सनसनी दौड़ जाए। उसके चेहरे पर ना सिर्फ खराशें बल्कि मंदबल हो जाने वाले ज़ख्मों के निशान भी थे, और जिसने उसके चेहरे को भयानक और डरावना बना दिया था। देखने में वो किसी गैंडे की तरह लग रहा था, और उसके चपटे सर ने उसे और भी मज़का खेज बना दिया था। मुझे उस लम्हे एहसास हुआ कि मैंने अपना रिवाल्वर जेब में क्यों नहीं रखा। ताहम मुझे उससे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं थी। मैं अपने जूडो कराटे की महारत से फ़ायदा उठा सकता था। उसने मुझे तनकीदी नज़रों से देखते हुए करख्त लहजे में पूछा, क्या तुम मोटा हो? रघुनाथ हो ना? क्या मतलब? मैं अनजान सा बन गया और उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। मोटा रघुनाथ? उसने मेरी बात का जवाब देना गवारा नहीं किया, और उसका चेहरा हर किस्म के जज्बात से यकसर आरी था। वो सपाट लहजे में बोला,
میں تمہیں تیار ہونے کے لیے صرف 15 منٹ دے رہا ہوں. تم لباس تبدیل کر کے تیار رہنا اور میرا انتظار کرنا. مجھے کچھ اندازہ نہ تھا کہ آئندہ کس قسم کے حالات میرے ساتھ پیش آئیں گے، کن کن سے اور کیسے کیسے لوگوں سے میرا سامنا ہوگا. تاہم مجھے اپنی حفاظت کے لیے اپنا ریوالور ہر وقت جیب میں رکھنے کی ضرورت تھی، کیونکہ آنے والا مہمان غیر مسلح آنے سے رہا. چھوٹے موٹے بدماش بھی اپنے جیب اور ہاتھ میں کھلونے لیے پھرتے ہیں. آج کا دور اسلحے کا تھا. مجھے غفلت نہیں برتنا تھی اور وہ کمرے سے جا چکا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ میں اپنا ریوالور سوٹ کیس سے جیب میں رکھ لوں. میں بستر سے اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اپنے کمرے کے منحلکہ غسل خانے میں آہٹ سی سنائی دی. میری نگاہیں غسل خانے کی طرف اٹھ گئیں. دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا. میری غیر موجودگی میں کوئی غسل خانے میں آن چھپا تھا، اور وہ جس انداز سے دروازہ کھول رہا تھا اس کے ارادے خطرناک معلوم ہوتے تھے. اب میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اپنا ریوالور نکال سکوں. چند لمحوں کی اجلت درکار تھی، لیکن اس کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا.